आपको पता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई है, क्या जरूरी हो गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें रखना पड़ा। फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया इसको क्योंकि सिंटा के जो माने जाने आर्टिस्ट हैं, जिनका योगदान से सिंटा चल रही थी, वो 11 मेंबरों ने अपने जनरल सेक्रेटरी को इस्तीफा सौंप दिया। तो अचानक एक साथ इतने लोगों का इस्तीफा जो है, कहीं भी कोई भी संस्था हो वो भंग हो जाती है। सिंटा भी, उसके भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यदि 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी एक साथ रिजाइन करती है तो री इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि बाकी ग्रुप जो था, अपोजिशन जो था, उसको कुर्सी पर बैठना था, उसको आगे कंटिन्यू करना था। तो उन्होंने 3 दिन बाद, कमेटी भंग होने के 3 दिन बाद नई कमेटी बना ली, जो टोटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका मदर बॉडी होने के नाते, क्योंकि हम हमारे साथ एफिलिएटेड थे, इनके प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चल रहे थे। हमने पर्सनल 2 बार उनके साथ मीटिंग किया, पूनम ढिल्लो एंड पद्मिनी के साथ। फिर हमने उपासना जी को सेपरेट मीटिंग किया। जब हमें लगा कि इन लोगों को अब हम समझा पाएंगे, तो हमारी कमेटी पूरी थी। हमने सिंटा में ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम को कि मदर बॉडी आपके साथ बैठ करके बात करना चाहते हैं। कुछ दिन उन्होंने टाल मटोल किया, मगर एक सारे लोग, पूरी कमेटी इकट्ठा हो गई, तो हम लोग गए वहाँ पर। हमने समझाने की कोशिश की कि सिंटा की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, काफ़ी लोगों को एक रिस्पेक्ट है, जो बाहर के हैं जिनको नहीं मालूम कि सिंटा है क्या। तो आर्टिस्ट के नाम से जो आपकी एक रेपुटेशन है, उसको आप लोग खराब कर रही हैं। लोगों को, जो कलाकार थे, जो डेली बेसिस कलाकार हैं, जो छोटे छोटे रोल करते हैं, उनको उम्मीद थी कि हमारे नए लोग चुनकर आए हैं, जो कभी स्टार थे, आज वो यहाँ पर बैठेंगे तो हमारे लिए न्याय करेंगे। इनकी पहुँच कहीं भी है, ये कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इनका एक फेस है। इस उम्मीद से उनको चुना गया था। हम कि ये आपने एक गलत इमेज क्रिएट हो रही है, तो आप आपस में बैठ करके इसको ख़त्म करें। फेडरेशन को जहाँ ज़रूरत लगती है आपको, हम आपके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। क्योंकि आपके मेंबरों के जो डिस्प्यूट के पैसे हैं, वही फेडरेशन ही दिला रही है। आपको तमाम चीज़ों की सुविधा दिलाने के लिए फेडरेशन खड़ी है। फिर आपकी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? क्यों आपसी लड़ाई? जनरल सेक्रेटरी को उसके राइट क्यों नहीं दिया जा रहा है? उसके बगैर आप सारी मीटिंग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? नहीं माने, और रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने हमको इन्फॉर्म किया कि हमारे तमाम मेंबर जो हैं वो रिज़ाइन करना चाहते हैं। हम क्या, आप राइटिंग में दीजिए उनको रिसीव कराइए और फिर से री इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि फेडरेशन के पास राइट है। हमारे संविधान में 26A, B, C और E में लिखा हुआ है कि हम चाहें तो किसी भी एसोसिएशन की कमेटी को कभी भी भंग कर सकते हैं। उसके पदाधिकारी को आजीवन चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं और री इलेक्शन करा करके उनको फिर से नई कमेटी बना करके, ताकि एसोसिएशन न टूटे। हमारा इंटरेस्ट न उसके पैसे से है, न उसके पावर से है। हमारा एसोसिएशन, फेडरेशन का इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि लोग जो है बाहर, सिनेमा से बाहर जो लोग होते हैं, जो पढ़ते हैं, ये डिस्प्यूट रोज़ पढ़ रहे हैं, वो उस पर क्लेम लगा रही हैं, वो उस पर आरोप लगा रहे हैं, कि कितना गलत मैसेज जाता है। आपको लोग स्टार मानते हैं, आर्टिस्ट मानते हैं, आप एक इमेज है, उसको आप तोड़ रही हैं। तो इसी वजह से फेडरेशन का इंटरवीन करना पड़ा है। उनके वकील ने कई जगह लिखा है कि फेडरेशन के पास राइट नहीं है
एक्चुअली क्या है कि जो उन्होंने कमेटी बनाई है उसको राइट नहीं है कि वो कमेटी बनाए। जैसे ही 50% से ज़्यादा लोग रिजाइन करते हैं, कमेटी भंग हो जाती है, वहाँ सिर्फ मेंबर रह जाते हैं, न कोई प्रेसिडेंट रह जाता है, न कोई जनरल सेक्रेटरी रहता है, जिसकी वजह से उपासना सिंह वो लेटर हेड भी यूज़ नहीं कर रही थी क्योंकि उनको दिया ही नहीं जाता था। जनरल सेक्रेटरी के पास राइट नहीं था कि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। न पूनम ढिल्लों जी या पद्मिनी जी और न ही उनका स्टाफ, एक तरफा मामला चल रहा था। तो ये आगे की चीज़ें जो है ये बताएंगी। रही बात कि फेडरेशन के पास पूरा राइट है कि हम री इलेक्शन करा करके और नई कमेटी को लाएं जो प्यार मोहब्बत से अपने डेली बेसिस वर्कर जो हैं इनके साथ काम करते हैं, जो छोटे कलाकार हैं, उनको न्याय दिला सकें। आपको चुना जाता है कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं। इन्होंने क्या किया था कि पूरी एसोसिएशन को किटी पार्टी की तरह यूज़ कर रही थी। जो मर्जी वो कभी फैसले हो रहे हैं, किसी को निकाल दे रहे हैं, किसी को रख रहे हैं। आरोप इतना ज़्यादा है कि हमें बताने में बहुत टाइम लगेगा। हम चाहेंगे कि उपासना जी जो एक्स जनरल सेक्रेटरी थी अपनी बात बताएं और लोगों को, ताकि पता चले आपको कि इनकी क्या दिक्कतें थी। कुछ उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ECM रखा था जो उनके पास राइट ही नहीं है, कोई मीटिंग नहीं कर सकती है। ट्रेड यूनियन से भी उनको कहा गया था, लेटर आया था बाकायदा, और उस पर उन्होंने जरा भी विचार नहीं किया। फिर इनके ऊपर तमाम आरोप लगाए कि इनकी वजह से सिंडा बदनाम हो रही थी। आप उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब देंगी। उसके बाद आप जो कुछ सवाल करना चाहेंगे ये सब लोग बताएंगे। हेमंत पांडे जी हैं, साइला चड्डा जी हैं, दीपक पराशर जी हैं और विकास जी हैं, दीपक चड्डा जी हैं। ये तमाम कलाकार कमेटी मेंबर थे, आज यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ लोग नहीं हैं, उनका सपोर्ट पूरा 100% उनके साथ है। तो मैं उपासना जी को माइक देना चाहूँगा। नमस्कार जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आए, और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो लड़ाई है ये सच और झूठ की है। मेरा ख्याल है कि आप सब लोग इंडस्ट्री के हैं, आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे कि तिवारी जी ने बताया कि 50% या 50% से ज़्यादा लोग अगर रिज़ाइन करते हैं तो कमेटी भंग हो जाती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। और इतने दिग्गज कलाकार, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे कि बिंदु दारा सिंह हैं, पुनीत इस्सर हैं, मनोज जोशी हैं, मुकेश ऋषि हैं, हेमंत पांडे हैं, दीपक पराशर हैं, विकास वर्मा हैं, साहिला चड्डा हैं, और जो बाकी के भी सारे कलाकार हैं, उन्होंने रिज़ाइन दिया। तो उसका आप सोच सकते हैं कोई भी ऐसे अपने मज़े के लिए रिज़ाइन तो नहीं देता कि चलो जी रिज़ाइन दे देते हैं। कोई बहुत ही प्रॉब्लम होगी हमारी कमेटी में, इसी वजह से रिज़ाइन दिया गया होगा ना। और इन सब लोगों ने उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये हम आपको दे भी देंगे पेपर्स, जिसमें आप सब चेक कर लीजिएगा कि उन्होंने क्या लिखा है कि हम किस वजह से रेजिग्नेशन दे रहे हैं। सो कमेटी भंग हो जाने के बाद लेबर, वहाँ पे हम लोग लेबर कमिश्नर जी से मिले। मैंने रेजिग्नेशन नहीं दिया क्योंकि मुझे सारे कलाकारों ने कहा कि आप उसको रिसीव कीजिए, अगर आप नहीं रहेंगी तो फिर हमारे रेजिग्नेशंस को पता नहीं कोई रिसीव करे या नहीं, या क्योंकि बहुत मैं आप जैसे जैसे मैं आपको या बाकी सब बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा था हमारी कमेटी में। तो अदरवाइज़ सबसे पहले रेजिग्नेशन तो मैं ही देने वाली थी, और मैंने आज तक रेजिग्नेशन नहीं दिया है। तो मैंने रिसीव किए, और फिर लेबर कमिश्नर जी के यहाँ पे हम गए, हमने वहाँ पे भी स्टैंप लगाई। वहाँ से ये उन्होंने हमें भेजा, मेल आया वहाँ से कि अब कमेटी भंग हो चुकी है, अब आप किसी भी तरह की कोई सभा, IGM या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप सब समझते हैं कमेटी भंग का क्या मतलब होता है। डिज़ोल्व होने का मतलब कोई किसी पद पे नहीं, ना कोई प्रेसिडेंट, ना कोई जनरल सेक्रेटरी, ना कोई किसी पद पे नहीं। उसके बावजूद EGM रखी गई, और वो लोग जो कि इलेक्शन में हार गए थे,
मतलब मैं क्या कहूँ, हार गए, या जिन्होंने हमसे बाद के जो लोग थे जो थोड़ी कम वोट्स पे आए थे, उनको लेके उन्होंने अपने खुद ही कमेटी बना ली एक, और उन्होंने कहा कि ये अब हमारी कमेटी रहेगी और हम अपनी मदर बॉडी फेडरेशन को भी नहीं मानते, हम उससे अलग हो गए हैं। और जो हमारा स्टाफ है उसको भी, ऑफिस को भी वो यूज़ करते रहे और आज तक कर रहे हैं। वहाँ से लगातार लोगों को धमकी भरी मेल्स जा रही हैं, अगर आप इलेक्शन में चले गए तो आपका कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर आपने इन लोगों का साथ दिया तो हम आप पे एक्शन लेंगे। अब आप मुझे ये कहेंगे कि ये जो है स्टाफ उनका साथ क्यों दे रहा है, उसे तो किसी भी तरफ नहीं होना चाहिए ना, जब कमेटी ही नहीं है तो उनको ये कहा गया है कि आपका 7% जो है सैलरी इंक्रीज कर दिया गया है, आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। ऑलरेडी हमारे स्टाफ की सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं और ऑफिस स्टाफ की सैलरी आप समझते हैं सिंटा के एक्टर्स के पैसे से ही दी जाती है, क्योंकि जो पैसा है वो सिर्फ सिंटा मेंबर्स का है, तो वो उन्हीं के ही खिलाफ यूज़ हो रहा है। मतलब वहाँ से अलग अलग तरह के ये लोग मीटिंग्स भी कर रहे हैं उनके साथ, जबकि सब तरफ से इनको इंस्ट्रक्शंस भी आ चुकी हैं। अब क्या है कि अब वो मेरे पे अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे मिनट्स भी बनाने नहीं आते थे। मैं अपने 2-3 पॉइंट्स इसलिए क्लियर कर रही हूँ, उसके बाद मैं चाहूँगी कि मेरे बाकी साथी कलाकार भी बोलें। आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा उपासना सिंह को मिनट्स बनाने नहीं आते थे। डेफिनेटली जब मैं नई आई थी ना, मैं अब सच्चाई बोलती हूँ, मुझे नहीं पता था मिनट्स क्या है, मुझे नहीं पता था EGM क्या है, मुझे नहीं पता था कि मीटिंग्स क्या है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इन लोगों को देखा, मैं इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। और इन्होंने कुछ अलग ही गेम्स प्ले होने लग गई। मतलब जो मिनट्स बनते थे ना, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, मिनट्स जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाती, मिनट्स स्टाफ बनाता है, कहीं का भी हो, चाहे आपकी कहीं कोई भी जगह का हो, वो स्टाफ बनाता है। और वो स्टाफ बनाता था और मैंने देखा कि उसमें सिर्फ पूनम जी या पद्मिनी जी का ही नाम लिखा जाता था, और जो भी दूसरे लोगों ने उसका जवाब दिया या कोई सजेशंस दिए या कुछ भी कहा, वो कुछ भी नहीं लिखा जाता था उसमें। आप मिनट्स चेक कर सकते हैं, वैसे तो शायद आप मिनट्स भी नहीं आपको चेक करने दिए जाएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने ये रूल बना दिया है कि कोई भी वीडियो चेक नहीं कर सकता। आप अगर वीडियो चेक करना चाहें वहाँ पे मिनट्स के, तो आप नहीं कर सकते, कोई मेंबर नहीं कर सकता, हमारे 9000 मेंबर्स भी चेक नहीं कर सकते हैं। और मिनट्स तो आप वही देखेंगे ना जो लिखे गए हैं, क्योंकि मिनट्स खुद ही बनाए जाते हैं, तो उसमें वो अपने ही हिसाब से मिनट्स बनाए जाते थे और उसमें मिनट्स को टेम्पर भी किया जाता था। मैं उसका सिर्फ एक उदाहरण आपको दूंगी कि हमारे जो एक ब्रिजेश करणवाल करके एक्टर हैं, उनको कहा गया कि तुम कोर्ट के खिलाफ लिखो तो हम तुम्हें कोऑप्ट कर लेंगे। और उसके बाद जब ये जो सजेशन है 2025 में जब AGM होने वाला था, हमारे पास आया, तो हमने कहा कि आप ऐसे खुद ही कैसे कह सकते हैं किसी को कि हम कोऑप्ट कर लेंगे। तो CP ठाकुर जी ने कहा कि मैंने ब्रिजेश करणवाल को हथियार के रूप में यूज किया है, और वो जो है आप सब तो मना करना, मैं अकेला हाथ खड़ा करूंगा, आप सब जो है आप लोग तो मना कर देना, तो कोऑप्ट कैसे हो जाएगा। और मिनट्स में क्या लिखा गया, सिंटा और कोर्ट का समन्वय बनाना चाहते थे CP ठाकुर। समन्वय को आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, समन्वय क्या, आपस में तालमेल, आपस में फ्रेंडशिप, ये इसका मतलब हम समन्वय बोलते हैं। तो इस तरह से मिनट्स को टेम्पर भी किया जाने लगा। अब मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि मिनट्स जो होते हैं वो कम वर्ड्स में लिखे जाने चाहिए, मैं बहुत जल्द ये समझ गई थी। लेकिन मैंने इसीलिए मैं उनको बोलती थी कि अगर पूनम जी ने कुछ बोला तो उपासना जी ने कुछ बोला, कि साहिला जी ने वो भी लिखी, वो नहीं लिखा जाता था। दूसरी बात इन्होंने मुझे, दूसरी बात ये बोलते हैं कि हम ही मिनिस्टर्स को मिलने जाते थे। आप अगर हम सबके फोन्स में देखेंगे तो मैं आपको इतनी सारी फोटोग्राफ्स दिखा सकती हूँ मिनिस्टर्स से मिलने की, जो हम भी जाते थे। लेकिन फोटोग्राफ्स किसकी छपती थी, आप सिंटा का पोर्टल आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी हेड जो है वो पद्मिनी जी थी, फोटोग्राफ से पूनम जी और पद्मिनी जी की छपती थी। और ये लोग गवाह हैं, अपना बताएंगे क्या क्या हुआ है। और अगर किसी और एक्टर की फोटोग्राफ तो उसे क्रॉप कर दिया जाता था।
अभी कुछ ही टाइम पहले दीपक जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो बाकी उन्हीं की फोटोग्राफ्स छपेंगी। फिर सिंटा को सिर्फ उनकी पब्लिसिटी के लिए उन लोगों ने यूज़ किया। अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी जिसमें सिंटा एक्टर्स के पैसे को यूज़ किया जाता था और उसमें सिर्फ उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, वो खुद ही। उसका भी मैं एक आपको बताती हूँ, राज कपूर नाइट के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, शायद आप लोग भी आए होंगे वहाँ पे। तो उसमें किसी भी हमारे इसी मेंबर को इनवाइट नहीं किया गया, सिर्फ पूनम जी और पद्मिनी जी थे। उससे पहले एक दिन पहले मैं वहाँ पे थी और मैंने कहा मैं शूटिंग कर रही हूँ, तो हम लोग सब इसी मेंबर्स से पूछेंगे कि कब राज कपूर नाइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो अगले दिन मुझे प्रेस मीडिया से ही फ़ोन आया, आप जैसे किसी ने मुझे फ़ोन किया कि उपासना जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सिंटा के ऑफिस में। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने फोटोग्राफ भेजी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि मैंने तो आपको बोल के गई थी सारे इसी मेंबर्स को आप बुलाइए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो उसको जवाब था कि पद्मिनी जी जा रही हैं बाहर, इसलिए हम दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। हेमा मालिनी जी के शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ईसी मेंबर्स को 3:30 बजे का टाइम दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे शुरू हुई थी। और जब दीपक पराशर जी और मैं वहाँ पे पहुँचे और बाकी मेंबर्स पहुँचे तो उन्होंने हॉल का दरवाज़ा बंद कर रखा था और दीपक जी ने नॉक किया तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, वो भी ये बताएंगे। तो इस तरह से, और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये मिनिस्टर्स के पास गए, इन्होंने फोटोग्राफ्स कराई, इन्होंने अपने वीडियोस बनाए, तो सिंटा एक्टर्स को क्या फायदा हुआ है? आप मुझे 2 या 3 काम इनके बता दीजिए हमारे 2.25 साल में जो हमने सिंटा मेंबर्स की भलाई की है। क्या हमने ऐसा किया कि उनके टाइमिंग जो है 12-14 घंटे वो कम हो गए? क्या हमने ऐसा कुछ किया कि उनकी जो पेमेंट 3 महीने की थी वो 3 महीने से कम होकर 1 महीने में मिलने लग गई? क्या किया हमने? मुझे उनसे ये सवाल पूछना है कि हमें बताया जाए। सिर्फ ये कि उनकी फोटोग्राफ्स सब छपी, उन्होंने अपनी पब्लिसिटी की और उसके अलावा उन्होंने उनको खैर काम मिला, उनको काम मिल गया ज़रूर, लेकिन सिंटा एक्टर्स को क्या काम मिला मुझे बताइएगा। मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उनको बोला गया कि मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे आइए, हम आपके ऑडिशन करवाएंगे। अब मुकेश छाबड़ा जी को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ पे कोई भी एक्टर जाके अपना ऑडिशन दे सकता है। ये हफ्ते में एक दिन ऐसा है जहाँ पे कोई भी आदमी जाके दे सकता है। तो उनको कहा गया कि हम करवा रहे हैं। फिर उसके बाद एक वीडियो आया पूनम जी का जिसमें था कि हमने सिंटा एक्टर्स के लिए वहाँ एसी ऑन करवा दिया। मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे क्या एसी नहीं है? क्या सिंटा एक्टर्स इस काबिल नहीं कि उनके लिए एसी ऑन किया जाए? फिर उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे एक बाउंसर रख दिया। हमारे सिंटा एक्टर्स क्या कोई क्रिमिनल्स हैं कि उनके लिए बाउंसर या किसी पुलिस या किसी चीज़ की ज़रूरत है? उनको सिर्फ काम चाहिए। फिर उसके बाद 15 वहाँ पे वीडियोस बनवाए गए उनकी शान के लिए और उनका कि इन्होंने हमें यहाँ पे ऑडिशन दिलवाया मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ, और ऐसे ऐसी टॉफीज तो बहुत दी जाती हैं, लेकिन क्या मेरा खुद का बच्चा एक्टर है, क्या मैं उसे काम दिला सकती हूँ? नहीं। मैं अपने बच्चों को भी, हम जितने भी एक्टर्स हैं, हम अपने बच्चों को भी काम नहीं दिलवा सकते। अगर वो टैलेंटेड हैं और वो मेहनत करेंगे और अगर उनकी किस्मत में है तो उनको काम मिलेगा, लेकिन कोई एक्टर या कोई भी अपने बच्चों को भी काम नहीं दिलवा पाता। ये क्या था कि वो सिंटा एक्टर्स के लिए कर रहे थे। खैर मैंने अभी बहुत कुछ बोल दिया मुझे बाकी हेमंत पांडे जी ने बताया। एक ये बार ये बात कर रहे हैं कि MOU जो है बनने वाला था, उपासना सिंह ने ये कमेटी रद्द कर दी। उपासना सिंह ने, दीपक पराशर ने कमेटी रद्द कर दी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो जो 11 एक्टर हैं, क्या उनका ये इन लोगों का ब्रेन नहीं है कि इन्होंने उपासना सिंह के कहने से रेजिग्नेशन दे दिया और खुद ही लिख के दे दिया? ठीक है, MOU बने हुए 1 साल हो गया है। आपको मैं एक बात बता दूं, MOU जो कोर्ट है उन्होंने बनाया है कि जितने भी सिंटा एक्टर्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए ही पैसा यूज किया जाएगा। ये MOU ऑलरेडी बना हुआ है और इनके पास है। और इन्होंने कहा कि MOU जो है, जब अभी AGM हुआ हमारा, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख के दिया गया कि ये तो कहीं बाहर लोगों को पैसा देना चाहते हैं। आप अगर जाएंगे ना कोर्ट में, आप आराम से जाके MOU चेक करिए उनका, उसमें लिखा है कि ऑफिस हमेशा के लिए
जो दोनों जो हैं सिंटा और कॉट लाइफ टाइम एक साथ रहेंगे, इनके 5 ट्रस्टीज हमारे साथ रहेंगे, पैसा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए यूज होगा। तो एजीएम में क्या था, एजीएम में मुद्दे क्या थे, जो है किसकी फोटो उतारी जाए, प्रीति सप्रू के फादर की फोटो उतार देनी चाहिए, क्योंकि वो प्रीति सप्रू जो कॉर्ट की चेयरपर्सन है उनकी फोटो उतार दो, उससे कौन से मेंबर के घर चलने वाला है या फायदा होने वाला है। सिंटा कॉर्ट टावर का नाम सिर्फ सिंटा टावर हो जाना चाहिए। डेफिनेटली अगर सिंटा टावर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेन मुद्दे थे उसको तो ये भटका देते हैं। और हमारे यहाँ 0R होता है, 0R में हमारे हर एक्टर को बोलने का मौका दिया जाता है। देखिए ईसी मीटिंग में हम लोग सारे बोलते हैं और हर महीने ईसी मीटिंग होती है जो ईसी मेंबर्स की। एक्टर्स के लिए सिर्फ एक ही जगह होती है एजीएम बोलने के लिए, एक ही साल में एक बार उनको बोलने का मौका दिया जाता है, वो भी नहीं उन्हें बोलने दिया जाता। हम 2 साल से हमने एक्टर्स को बोलने का मौका नहीं दिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हम 20% जो भी हमारी इनकम है उसका हम यूज करेंगे सिंटा। मैंने एक बार पूनम जी को कहा हम क्यों नहीं लोगों के लिए हेल्प करते, हम क्यों कहते हैं कॉर्ट ही सब कुछ करे, तो उन्होंने बोला जब सुनामी आएगी और कोरोना आएगा तब ये पैसा यूज होगा। मैंने उनको कहा जिन लोगों के घर में आज बच्चों की पढ़ाई नहीं है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनकी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सुनामी कोरोना उनके लिए ऑलरेडी आ चुका है। सो इस तरह के बहुत से डिफरेंसेस थे, जैसे कि इन्होंने कहा मुझे लेटर हेड तक प्रोवाइड नहीं किया जाता था, मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा थी, लेकिन इतनी ज़्यादा मेरे सबकी मतलब ये जो मेंबर्स ने जो इस्तीफा दिया है, इतना ज़्यादा उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता था। सिर्फ और सिर्फ ऐसा था कि 2 ही लोगों की बात सुनी जाएगी, बाकी लोगों का कोई मायने नहीं है। मेरा ख्याल है मैंने बहुत बोल दिया है, तो मैं अभी दीपक पराशर जी को कहूँगी कि प्लीज़ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। नमस्कार। आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसकी वजह से आप सबको बुलाया गया है यहाँ। काफ़ी बातें तो जो मैं कहना चाह रहा था, हमारे जो मदर बॉडी है फेडरेशन, उसके प्रेसिडेंट पीएन तिवारी, उन्होंने सारी बातें आपको कह दी हैं। बाकी की जो बातें थी काफ़ी हद तक वो बातें उपासना से जो एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं थी उन्होंने कर दी हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब मैंने सिंटा को ज्वाइन किया था तो मेरा मकसद एक ही था कि जो हमारे नीडी एक्टर्स हैं उनकी पूरी तरह से मदद की जाए, उनका पैसा बचाया जाए, जिसकी वजह से मैं ट्रेजरर रहा हूँ और मैं यकीन मानिए एक रुपया मैंने बचाया है फॉर सिंटा मेंबर्स। हम भी बाहर से खाने वाने मंगा सकते थे, पैसा खर्च कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मैं खुद अपने 15-20 लोगों के लिए खुद खाना बनाकर लेके जाता था ताकि बाहर का 1 रुपया भी इस्तेमाल ना हो। सो दिस वाज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी एज अ ट्रेजरर। अब रही बात एलिगेशंस की, तो मेरे पे कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं पूनम जी ने, जो मुझे कल ही एक हमारे मेंबर हैं दीपक केजरीवाल, उन्होंने मुझे भेजा है और जिसमें बड़े प्रोमिनेंट 2 मेरे लिए एलिगेशंस लगाए गए। नंबर 1, मेरे पे ये एलिगेशन लगाया गया कि आप एज ट्रेजरर आपको क्या हक था कि आपने अकाउंट्स को फ्रीज किया। जो हमारे मेंबर्स हैं उनका क्या हाल हो रहा है, क्या आपको उसका अंदाज़ा है?
तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब कमेटी भंग हो चुकी है और लेबर कमिश्नर ने इस पे ठप्पा लगा दिया है, तो उसके बाद में ना कोई ट्रेजरर रहता है, ना कोई सेक्रेटरी, ना प्रेसिडेंट, या कोई भी पद पे कोई नहीं रहता है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि अगर ये अकाउंट्स फ्रीज करने हैं तो मेरा मन नहीं करता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के हिसाब से जब एक कमेटी भंग हो जाती है तो उसके बाद में देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि कोई एक भी चेक इस्तेमाल किया जाए। मुझे कुछ एक साल पहले की बात है या 5-6 महीने की बात है कि मुझे एक हॉस्पिटलाइजेशन मेरा हुआ था फॉर हर्निया। अब ये हर्निया ऑपरेशन के वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ चेक साइन करके देने चाहिए ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें वो चेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा था सभी पे, लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पे एज ट्रेजरर मेरा साइन ज़रूरी होता है और मेरे साथ या तो एक सेक्रेटरी का साइन हो, जनरल सेक्रेटरी का साइन हो, या तो प्रेसिडेंट का। तो मेरे को इन दोनों पे कोई ऐसा नहीं था कि मैं इन्हें ट्रस्ट नहीं करता, तो वो सवाल नहीं पैदा होता। ये जो मेरे पे एक एलिगेशन लगाया है कि आपने सब बंद करवा दिया, तो मैं कौन होता हूँ बंद कराने वाला? ये तो लॉ है और हमको लॉ को फॉलो करना है और हम जो भी कर रहे हैं लॉ के तहत ही कर रहे हैं। ये बात सबको क्लियर हो जाए। मैं एज ट्रेजरर हर बैंक में मेरा और जनरल सेक्रेटरी का साइन गया, पेपर गया कि सारे अकाउंट्स फ्रीज हों। अब मेरे दिल में एक बड़ी शंका थी कि अगर कोई ऐसा केस आता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए मैंने कोर्ट की जो चेयरमैन है प्रीति सप्रू, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि 1 महीने की ही बात है, अगर 2-4 केसेस आ जाते हैं ऐसे इमरजेंसी के, तो क्या आप हैंडल कर लेंगी? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कर लेंगे। फिर मेरे दिल में आया कि मेरे मेंबर्स जो आते हैं हमारे सिट्टा कैंटीन में, उन्हें चाय कॉफ़ी के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या आप वो उसका प्रबंध भी कर सकती हैं? तो उन्होंने तुरंत बोला कि आपने कहा और ये हो गया, तो ये बात भी क्लियर होगी। मैं तो एक सेकंड के लिए, एक सेकंड, आई एम सो सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट से भी पैसे नहीं लूँगी, कहीं से नहीं। प्रीति जी ने कहा कि मैं खुद अपने पर्सनल अकाउंट से दूँगी, और उन्होंने चाय वगैरह का सारा बंदोबस्त किया। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये लॉ है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वो इलीगल कमेटी उन्होंने क्या किया, जैसे ये कमेटी भंग हुई 10 दिन के अंदर 2 ट्रेजरर चेंज हुए। पहला नाम दीपक पराशर के बाद हेतल परमार का लिखा गया, जो इनके पास भी एक लेटर आई तिवारी जी की, उसमें ट्रेजरर हेतल परमार थी। उसके 5 दिन बाद वो ट्रेजरर चेंज होकर पेंटल जी हो गए। और आपको मैं बता दूं कि मैंने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, उसके बावजूद बिना ईजीएम के मेरे नाम पे जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा पद्मिनी कोल्हापुरी जी का नाम आ गया। अब मुझे बताइए, जहाँ ट्रेजरर 5-5 दिन के बाद चेंज हो रहे हैं, जहाँ पे जनरल सेक्रेटरी के रेजिग्नेशन के बगैर अपने आप ही वो हो रहा है, तो फिर वो बोल रहे हैं कि आप जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कैसे करवा लिए। तो ये फ्रीज होने चाहिए या नहीं? वहाँ पे हमारे 9000 मेंबर्स का पैसा है, 9000 मेंबर्स का पैसा। तो ये तो लॉ में है। और ये 12 तारीख की सिर्फ बात है, 12 तारीख को ऑलरेडी इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। अगर आपको इतना ही है तो आप इलेक्शन में खड़े होइए
अगर आप सही हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, आपने लोगों के लिए बहुत काम किया है, तो डेफिनेटली इलेक्शन में आप जीत के आ जाएंगे, अकाउंट्स अपने आप ओपन हो जाएंगे। और अगर वो बोलते हैं हम पे और मेरे और दीपक जी पे ये एलिगेशन आते हैं कि ये तो एक्टर्स का बुरा चाहते हैं कि अगर कोई बीमार हो गया तो पहले भी कोर्ट ही मदद करता था। केयर कमेटी हमारी उन्हें बताती थी कि ये एक्टर्स की ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका हम इतना पैसा चाहिए, तो वो कोर्ट करता था। अभी भी प्रीति जी ने कहा है कि अगर 2 या 4 या जितने भी लोग आएंगे, कोर्ट की तरफ से हमारे जो मेंबर्स हैं, कोर्ट में आपको पता है मिथुन चक्रवर्ती हैं, जॉनी लीवर जी हैं और अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, उसमें मनोज जोशी हैं, दर्शन जरीवाला है। क्या ये सारे फ्रॉड या चोर होंगे? ये करेंगे नहीं उनके लिए काम। ये अलग अलग गलत फहमियां और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उपासना और इसके जितने भी साथी कलाकार थे, इन्होंने एक्टर्स के लिए बहुत बुरा कर दिया है, वहाँ चाय तक नहीं मिल रही है। और आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि मैं शायद आप ये भूल रहे हैं, तो अभी दीपक जी बोलेंगे। हाँ जी, तो आई एम कंटिन्यूइंग। तो ये जो एलिगेशन मेरे पे लगाए गए थे कि अकाउंट्स फीस हो गए एंड ऑल दैट, वो सारी बातें तो मैंने आपको बता दी हैं। अभी सिर्फ इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी मैंने किया या उपासना जी ने किया, वो लॉ के हिसाब से किया और बिल्कुल लीगल तरीके से हमने किया है। कुछ ऐसा हमने गड़बड़ नहीं की, गलत नहीं की। आप मुझे बताइए कि अगर पैसा, जैसे एक बार जो सिर्फ मेंबर्स का पैसा है जिसका मैं रखवाला हूँ, और मुझे ये भी पूनम जी ने, पद्मनी जी ने, उपासना जी ने, शिवा जी ने, सभी ने कहा कि आप 2 बार रिजाइन कर चुके हैं और दोनों बार हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 39 हाजिरियाँ हैं, बाकियों की 29 और उससे कम है। तो हम आपको बिल्कुल नहीं जाने देंगे, आप हमारे अन्नपूर्णा हैं। मतलब ऐसी सी बातें करके मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक और ट्राई कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो भी इंसिडेंट्स हुए वो मुझे सही नहीं लगे, बिकॉज मैं शो कॉज नोटिसेस में बिलीव नहीं करता हूँ, उपासना जी नहीं करती। अगर किसी हमारे बच्चे से, मैं तो सभी को बच्चा मानता हूँ बिकॉज मेरी अपनी कोई औलाद नहीं, तो मेरे हिसाब में अगर कोई भी बच्चा गलती करता है तो उसको सज़ा दीजिए, बट ये नहीं है कि उसका कार्ड ही कैंसिल कर दें। वो कैसे फिर दोबारा उसको फिर 30,000 रुपया, 10,000 रुपया ये सब जमा करना पड़ेगा, कहाँ से करेगा? और जब तक उसका कार्ड कैंसिल है, तो आप एक बात बताइए कि अगर कार्ड कैंसिल है तो वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? तो ये तो सोचना ज़रूरी था। तो इसीलिए इन्होंने जो मुझ पे तोहमत लगाई है और ये कहा है, तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। अभी एक दूसरी बात इन्होंने मुझ पे तोहमत लगाई है कि इन्होंने जब फाउंडर्स डे किया तो मैंने सिर्फ 20,000 रुपये का सैंक्शन किया। वो मैंने इसलिए 20,000 का किया क्योंकि जब भी हमारे कैंप्स होते हैं तो हमारा एक फूड ट्रेज आती हैं जिसमें 5-6 आइटम्स होती हैं, तो उसमें वो 100 रुपये के हिसाब से होता है। जो मुझे ऑफिस की जो इंचार्ज हैं हुडा जी, उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कितने लोग आएंगे, क्योंकि हॉल तो आपका फ्री है। तो उन्होंने कहा कि 150-200, उससे ज़्यादा अकोमोडेट नहीं होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 20,000 रुपया अभी सैंक्शन कर देता हूँ, बाकी आप बताइए किसी चीज़ की ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा कि साउंड है और आपका ये माइक है। तो मैंने कहा कि वो भी ले लें, तो कहते नहीं वो सब हमारे पास है, हमको ज़रूरत नहीं है उसकी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो भी बच गया। उसके बाद में द नेक्स्ट पॉइंट वाज कि इन्होंने कहा कि हम स्क्रीन लगाना चाहते हैं, जो मुझे बताया नहीं गया, क्योंकि मेरे घर में एक मेरा जीजा ही समझिए, ही वाज ऑन डेथ बेड।
तो मेरे को वहाँ जाना, इधर आना, वो सब चलता रहा। तो मैं इसी बात पे मैं एंड करता हूँ कि मेरा रीज़न सिर्फ ये था। और मैंने वीडियो में जब पूनम और पद्मिनी ने कहा कि नहीं हम ही करेंगे, 20,000 हमको चाहिए नहीं, हम ही करेंगे, तो आई वाज हैप्पी। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे बच्चों का 20,000 रुपया बच गया, वंडरफुल। तो ये दो इल्ज़ाम मेरे पे लगाए गए हैं विच आई एम नॉट हैप्पी। और दूसरा ये है कि क्रेडिट जो है वो क्रेडिट सभी को मिलना चाहिए। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं हर इंसान ने काम किया है, तो क्रेडिट शुड नॉट बी गिवन ओनली टू 2 people for their own glorification. This is not correct. रही बात जो अभी उपासना जी ने कही है, और सैलरी हाइक, लेटर हेड, मिनट एक्टिवेशन, सिंटा क्लॉज 20, ये सारी बातें आपसे इन्होंने कर दी हैं, तो मैं आपसे इजाज़त मांगूंगा। थैंक यू वेरी मच, बट आई एम हियर। अगर आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहें तो जब सब बात कर लेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। लीजिए। मैं चाहूँगा कि हेमंत पांडे जी जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो अपनी बातें 2 लाइन में सुनाएं, क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, तो सारे लोगों के पैर में दर्द शुरू हो गया। हाँ, मैं चाहूँगा कि 2-2 शब्द आप लोग भी अपना सब बोलेंगे, मैं भी कम बोलूँगा। जो सच्चाई थी वो बोल दी है काफ़ी लोगों ने, और मैंने भी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़िंदगी भर करते आए हैं, वो किसी फिल्म की या किसी प्रमोशन की होती थी, लेकिन आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कुछ अलग ही है मेरे लिए भी। अभी मेरे पुराने पत्रकार साथी भी कह रहे थे कि मैं आपके लिए आया हूँ, तो आप सबका धन्यवाद। देखिए, मैं सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और पूनम जी और पद्मिनी जी से ज़्यादा वोटों से जीता हूँ, सब से। तो मैं उन हमारे सिंटा के कलाकारों की तरफ से सवाल भी कर रहा हूँ और उन्हीं से इनसे जवाब भी चाहता हूँ उसी बात का। जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, हम चाहते, तो कई लोगों ने मुझे बोला सबसे ज़्यादा वोट में मुकेश जी के बाद आप हैं, तो आप अध्यक्ष बनिए। मैंने कहा नहीं यार, हमको इससे मतलब ही नहीं, क्योंकि हम तो अमरीश पुरी जी के टाइम से सिंटा से जुड़े हुए हैं, तो हमको लगा कि अच्छे लोग आए तो हम इनका साथ देते हैं। और ज़रूरी थोड़ी कि हर आदमी बोले, जो सच्चाई है उसको स्वीकार आपने कर लिया तो बोलने के बराबर ही होता है। मेरे साथ सबसे बुरा ये हुआ कि मैं सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और मुझे बगैर बताए मुझे मेल आता है कि अब आप सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं है, आपकी जगह पेंटर साहब है। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि पेंटर साहब हमारे को दुश्मन थोड़ी है, वो पिता तुल्य हैं। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, बोले बेटे नहीं यार, वो समझ गए कि यार मुझे भी कहीं ना कहीं लपेटे में लिया है। तो हमने मैंने मीटिंग में भी इस बात को बोला। तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि सिंटा का जो बायलॉज है ना, रूल नंबर 1 कि किसी भी मेंबर को आप हटाओगे तो सबसे पहले आप उसकी परमिशन लोगे। तो इन्होंने तो सबसे पहली गलती रूल नंबर 1 तोड़ के कर दी, सिर्फ अपनी चमत्कारी के चक्कर में, अपनी प्रतिष्ठा के चक्कर में। और सब बराबर है, सिंटा में सब कलाकार बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ये सिर्फ तानाशाही 2 लोगों की ऐसे चल रही है। 11 मेंबरों ने कोई इस्तीफा दिया है, चाहे मुकेश ऋषि हों, अपने पुनीत मिश्र हों, बिंदु दारा सिंह हों, और भी सारे लोग, चाहे विकास हो से लेके दीपक जी हों, हम हों, साइला जी हों, ये सब हमको सिंटा के कलाकारों ने जिता के भेजा है। हम उनकी तरफ से इसी जवाब चाह रहे। बताओ, जब आपकी मीटिंग ये कमेटी भंग हो गई तो आप उन्हीं लोगों के साथ कमेटी बना रहे हो जिनसे आप हारे हो। ऐसा क्या लिख रखा हो महाराज सिंटा में? ऐसा क्या लालच है? अब मान सम्मान या प्रतिष्ठा के लिए आप बने रहते हैं तो आपको वो उतना ही अधिकार और लोगों का भी होना चाहिए जो बराबर है। अन्याय के खिलाफ लड़ने की शुरुआत से कलाकार बनता है, तो कलाकार कैसे अन्याय सहलेगा किसी का? ये बहुत गलत बात हुई है। इसलिए हमने जो मेरे साथ हुआ मैंने सच्चाई से बता दिया। रूल नंबर 1 सबसे पहले वही तोड़ डाला, बाकी आप लोग बताएंगे, सब लोग बताएंगे। जी गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। अब मैं पॉइंट की बात करूंगा। मेन पॉइंट बात है कि इलीगल और लीगल, उनका कहना है कि हम इलीगल है, वो लीगल है। हमने 7 अगस्त को 11 मेंबर्स ने रिजाइन दिया, लेबर कमिश्नर को दिया, फेडरेशन को दिया जो हमारी मदर बॉडी है, हमने हमारे जनरल सेक्रेटरी को दिया। उसके बाद 10 अगस्त को
ये मैं आपके सामने प्रूफ रख रहा हूँ कि इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पूनम जी ने, पद्मी जी ने, उन्होंने कोई प्रूफ आपके सामने नहीं रखे। ये मैं आपके सामने प्रूफ रख रहा हूँ। लेबर कमीशन का लेटर है 10 अगस्त को कि आप अपने संविधान के हिसाब से कार्य कीजिए। आप ईजीएफ अगर करते हो तो आप अपने संविधान के हिसाब से कीजिए, बल्कि हमारा संविधान कहता है कि अगर 50% से ज्यादा लोग इलेक्टेड मेंबर अगर रिजाइन करते हैं तो कमेटी भंग हो जाती है। उसके बावजूद उन्होंने ईजीएफ किया और उनकी शर्मजनक बात में कहूं, उसके बावजूद वो लेबर कमिश्नर को मेल कर रहे हैं कि आपने 10 अगस्त के लेटर में ऐसा क्यों लिखा कि आप अपनी ईजीएफ स्थगित कीजिए या अपने संविधान के हिसाब से कीजिए। तो लेबर कमिश्नर ने 13 अगस्त को उनको जवाब दिया है कि जो आपका संविधान है, सिंता का संविधान है कि 50% से ज्यादा लोग रिजाइन करते हैं तो आपकी कमेटी भंग होती है। और उपास नाजीर जनरल सेक्रेटरी थी, उन्होंने हमको आपका लेटर दिया, उस हिसाब से हमने आपको ये लेटर भेजा है। मतलब वो शर्मनाक। मुझे बताइए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपके सामने एक भी कोई प्रूफ बताया? हमारे पास सारे प्रूफ रेडी है। मैं इतने लेटर्स लेके आया हूँ, सारे प्रूफ है, हम प्रूफ के साथ है। वो बोल रहे हैं कि हम इलीगल है, इलीगल है, इलीगल है। हम इलीगल है तो वो इतना क्यों डर रहे हैं? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करनी पड़ रही है? क्यों लोगों को बुलाना पड़ रहा है कि हम इलीगल है? हमारे पास प्रूफ है। क्या उन्होंने बताया एक भी प्रूफ करने को वो लीगल है? बताइए। अब वो और एक छोटी सी बात बताऊं, हेलो, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रूफ लेना हो तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास लेटर्स हैं जो लेबर कमिश्नर्स के भी हैं और ये वो भी हैं जहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर भी आपको विकास प्रोवाइड कर। और दूसरा वो कहते हैं कि फेडरेशन हमारी सिंता स्वतंत्र है, फेडरेशन उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान 26E कहता है कि अगर उनसे एफिलिएट कोई भी संस्था है, अगर उसमें कोई भी डिस्प्यूट खड़ा होता है तो उसमें फेडरेशन इंटरफेयर करेगी। तो क्या पूनम जी, पद्मिनी जी ने जब फेडरेशन के साथ में एफिलिएट किया तो क्या उन्होंने फेडरेशन के संविधान नहीं पढ़े? संविधान में लिखा हुआ है 26E क्लोज कि अगर किसी भी संस्था में डिस्प्यूट खड़ा होता है, कमेटी भंग होती है, कुछ भी होती है, तो उसमें री-इलेक्शन कराना, उसमें इंटरफेयर करना फेडरेशन का हक है। तो क्या उन्होंने बिना रिजोल्यूशन पढ़े, बिना संविधान पढ़े उन्होंने एफिलिएट कर लिया फेडरेशन के साथ? हमारे पास हम बैठे हैं, आपके सामने प्रूफ के साथ बैठे हैं। वो आपके सामने बैठे थे, आपके सामने प्रूफ बताया कोई? हम प्रूफ के साथ बैठे हैं। दीपक चड्डा जी सही है। और दूसरा मुझे बताइए, अगर हेमंत जी ने कहा कि वो 3rd नंबर पे आए थे, तो मैं भी कहता हूँ मैं इलेक्शन में 4th नंबर पे था। पद्मिनी कोल्हापुरी जी का सिर्फ मुझसे 1 वोट ज्यादा था, मेरा उनके 486 वोट थे, मेरे 485 वोट थे। मैं 4th नंबर पे था, मुझे कोई पदवी नहीं दी गई। बल्कि 2021 की कमेटी में भी मैं था। 2021 की कमेटी में से सिर्फ मैं एक ही हूँ जो कि जीतकर इस नई कमेटी में आया हूँ। तो मुझसे कितनी बदसलूकी से बात की जाती है। कौन है विकास? मतलब अगर किसी की मेंबर की सेवा करनी है तो सुपरस्टार होना, स्टार्टअप होना जरूरी है क्या? पद्मिनी कोल्हापुर जी, पद्मिनी जी कहती, पूनम जी कहती है कौन है विकास? विकास है कौन? इसको इंग्लिश नहीं आती है। मतलब ऐसा मेरा मजाक उड़ाया जाता है हमारी इसी कमेटी में कि इनको इंग्लिश नहीं आती है। विकास कौन है? मैं भाई सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ और मैं सिंता मेंबर के लिए मरते दम तक मैं सिंता मेंबर के लिए रहूंगा, चाहे मैं सिंता कमेटी में रहूं या ना रहूं। पूनम जी, पद्मिनी जी, मुझे बताइए 80s 90s की तो जो फैक्ट है वो पे बोलता हूँ। 80s 90s में थे, कौन जानता था उनको? कभी इंस्टाग्राम पे फेसबुक स्टोरी देखी उनकी, रील्स देखी? सिंता में आने के बाद उनके रील्स और सब कुछ पोस्ट चालू हुए। फैक्ट बात है वो नहीं। उन्होंने मुझे कहा ना विकास हूँ, विकास कौन है? इसको इंग्लिश नहीं आती, मेरे इंग्लिश का मजाक उड़ाया गया। दरअसल वहाँ पे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था सब एक्टर्स का।
मेरी आपने अगर देखा होगा तो मेरी हिंदी का भी मजाक उड़ाया जाता है कि इसको तो हिंदी नहीं आती, ये पंजाबी लहजे में हिंदी बोलती है। सो मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत प्राउड है कि मैं पंजाबी हूँ, और मुझे प्राउड है कि मैं सरदारनी हूँ, और मैंने इतने साल इंडस्ट्री में बिताए और आप लोगों के प्यार की वजह से आज भी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हमारी भाषा, मेरी माँ बोली है पंजाबी। अगर मैं कहीं माँ बोली में डेफिनेटली जब मैं शूट करती हूँ तो मैं ध्यान देती हूँ, लेकिन कभी मैं बातचीत में अगर पंजाबी वर्ड यूज़ कर लूँ तो मुझे अभिमान है अपनी भाषा का। तो आप क्यों उड़ाते हो मजाक हमारा, क्यों उड़ाते हो गुजराती? उसको नहीं आती। उसने कहा कि उसको इंग्लिश थोड़ी कम आती है, इसी मीडियम में पढ़ा है, तो कौन सा इसमें दुख की बात। सो मुझे लगता है कि मैं आपके थ्रू लोगों को ये बता दूं कि हमें अभिमान है कि हम चाहे गुजराती हैं, मराठी हैं, पंजाबी हैं, हमें अपनी भाषा पे अभिमान। हमको हमारे काम का अभिमान है, और मैं तो अभी गर्व से कहता हूँ, मैं सुपरस्टार नहीं हूँ, छोटा स्टार हूँ, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, बट मैं सिंता मेंबर्स के लिए हूँ, था और रहूँगा। नमस्कार आप सबका। कहने को कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तो सबने कह दिया। और मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों को, 3 वजह है हमारे रिजाइन करने की। एक पहली वजह तो ये है, जिसको मैं एक शेर में कह दूं, कि हमारे और उनके बीच में गलतफहमियां कुछ इस तरह से बढ़ी कि आप लोगों को उन्होंने वो भी कहा जो हमने कहा ही नहीं। हम लोग जो थे, जिन लोगों ने रिजाइन किया, उनके साथ साथ मैं भी सेवा भावना लेके आया था, क्योंकि सिंटा हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, कई सालों से कर रही है। 84 से मैं इंडस्ट्री में हूँ, तब से सिंटा ने बहुत संभाला हमें। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो गया, जब मैं आया, हेतल परमार जी हमारी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता जो इस ग्रुप में हैं, आज नहीं आई, उनको रात को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तबीयत खराब हो गई। हम लोगों ने कई आर्टिस्टों के घर जा जाकर उनकी हेल्प की, उनके लिए मंथली उनके घरों में खर्चे के लिए काम किए। हमारे बिंदु दारा सिंह जी ने सरबत दा भला नाम की एक संस्था से कई आर्टिस्ट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बीमार हैं, जिनके घरों में दिक्कत है, किसी के दोनों पैर कट गए हैं, हमारे कुछ 1-2 आर्टिस्टों के, उनकी मंथली पेंशन लगवाई सरबत दा भला से, ये बिंदु दारा सिंह जी ने किया। तो हम लोग जब शुरू में आए तो हमने बहुत मेहनत लगन से, सब जोश में थे कि हम